वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनएमडीसी नेशनल मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है आईटीआई वालों के लिए, तो मेंटेनेंस असिस्टेंट पोस्ट के लिए फिटर वेल्डर मशीनिस्ट वालों के लिए वैकेंसी है। तो इसका जो टेक्निकल क्वेश्चन आएगा 30 क्वेश्चन आएगा, तो उसका रिलेटेड आज का सेकेंड क्लास चलेगा। तो फर्स्ट क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं मेरा चैनल में, तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना, उसका बाद ही आज का क्लास देखना। जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा और एनएमडीसी का टेक्निकल का नॉन टेक्निकल का दोनों का क्लास मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, ये जो सीरीज है 1000 एमसीक्यू का सीरीज चलेगा, 1000 एमसीक्यू का। तो 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। तो कल का क्लास में मैं डिस्कस किया था 16 एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। 16 एमसीक्यू में डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन 16 एमसीक्यू डिस्कस करते टाइम ऑलमोस्ट मोर देन 200 प्लस मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूं। अगर लैपिंग से क्वेश्चन आया था तो लैपिंग का पूरा डिटेल्स में क्लियर किया था। अगर बेल्ट से क्वेश्चन आया था, जैसे पावर ट्रांसमिशन से क्वेश्चन आया था, तो पावर ट्रांसमिशन का पूरा चैप्टर में कंप्लीट करा दिया था। तो वो सभी क्वेश्चन को मिला के मोर देन 150 से 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस टाइप का क्लासेस चलते रहेगा। आज का क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है पावर ट्रांसमिशन चैप्टर का, बोला है हाउ टू इंप्रूव द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राइड बेल्ट। सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर की कैसे सुधारें। मतलब बेल्ट किस में यूज होता है, हम लोग जानते हैं पावर ट्रांसमिशन जो होता है, तो पावर ट्रांसमिशन में आप लोगों को कल समझा दिया हूं। तो बेल्ट के साथ क्या होता है, बेल्ट जब भी यूज होता है तो पुली रहता है, ठीक है। तो दो पुली रहता है, एक ड्राइवर, सोचो ये ड्राइवर और एक ड्रिवेन, ठीक है। तो पुली कैसे रहता है, जैसे ओपन ड्राइव अगर होगा तो ओपन बेल्ट ड्राइव में ऐसे पुली रहता है, ठीक है, इस टाइप में पुली रहता है, ओके। तो इस टाइप ओपन ड्राइव में रहता है। तो पुली का ऊपर क्या रहता है, बेल्ट रहता है। तो क्या होता है, ये तो बेल्ट भी, तो ये तो पुली घूमते रहता है और बेल्ट भी घूमते रहता है। तो क्या होता है, तो इसमें दोनों का बीच में रबिंग होता है। तो बेल्ट और पुली के बीच में रबिंग होता है। तो रबिंग होने के बाद क्या होता है, इसका बीच में फ्रिक्शन होता है, बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन होता है। जब भी फ्रिक्शन होता है, घर्षण जब भी होता है, तब इन दोनों के बीच में हीट उत्पन्न होता है। तो हीट उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, बेल्ट में स्लिप हो जाता है। बेल्ट लंबा, मतलब जब भी हीट हो जाता है तो बेल्ट क्या होता है, लेंथ में थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये स्लिप हो जाता है। तो स्लिप इसका कारण होता है। जब भी पुली और बेल्ट ऐसे घूमते रहता है तो रबिंग एक्शन के कारण फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है, बेल्ट क्रैक हो सकता है। तो क्रैक को बचाने के लिए और बेल्ट को फ्लेक्सिबल रखने के लिए हम लोग क्या करता है, हम लोग ड्रेसिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो कौन सा ड्रेसिंग मटेरियल यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं टेलो या पाउडर रेजिन यूज करते हैं। तो कहां पे हम लोग यूज करते हैं, पुली का ऊपर जब भी बेल्ट ऐसे घूमता है तब रबिंग एक्शन होने के कारण क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के कारण हीट उत्पन्न होता है। तो हीट उत्पन्न होने के कारण इसमें क्रैक हो सकता है। तो इसको फ्लेक्सिबल रखने के लिए हम लोग टेलो और रेजिन पाउडर देते हैं। तो कहां पे देते हैं, ये जो बेल्ट है, बेल्ट और पुली के बीच में देते हैं, मतलब बेल्ट का इनर फेस में दे देते हैं। बेल्ट का तो ये ऊपर वाला आउटर फेस है, इनर फेस में हम लोग क्या देते हैं, हम लोग देते हैं ड्रेसिंग मटेरियल टेलो एंड पाउडर रेजिन यूज करते हैं। तो ये देने से क्या होता है, बेल्ट और ड्राई नहीं होता, बेल्ट फ्लेक्सिबली रहता है और हीट उत्पन्न होने के कारण कुछ भी नहीं होता। तो ये ड्रेसिंग मटेरियल हम लोग को यूज करना चाहिए स्लिप होने से बचाने के लिए या बेल्ट को क्रैक होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है, जो ड्राइड बेल्ट हो जाएगा तो उसमें ग्रिपिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, क्यों ग्रिपिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रबिंग होता है तो ग्रिपिंग प्रॉपर्टी जो भी था फ्रिक्शन का कारण खत्म हो गया है। तो इसीलिए हम लोग को इनर फेज में क्या यूज करना चाहिए, टेलो एंड रेजिन पाउडर यूज करना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है टेलो रेजिन पाउडर या जो ड्रेसिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो बेल्ट का कौन सा जगह में यूज करना चाहिए, आउटर फेस या इनर फेस। तो इनर फेस में हम लोग को यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर यूज ऑन हेवी ड्यूटी मशीन। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये दो पुली रहता है, ऐसे तो पुली रहता है। तो एक बेल्ट अगर हो तो बेल्ट ऐसे नॉर्मली टोटली ऐसे फिटेड नहीं रहता, तो उसको फिट करना पड़ता कि दोनों पुली के बीच में डिस्टेंस देख के हम लोग को बेल्ट को बनाना पड़ता। तो बेल्ट ऐसे लंबा जैसे रहता है, तो ऐसे इसको राउंड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बेल्ट को ऐसे ज्वाइंट करना पड़ता है।
तो ज्वाइंट हम लोग कैसे करते हैं, तो फास्टनर देके हम लोग ज्वाइंट करते हैं। तो क्या क्या फास्टनर होता है, जैसे वायर बेल्ट फास्टनर होता है, जैक्सन फास्टनर होता है, लैग्रेला फास्टनर होता है, क्रिसेंट फास्टनर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वायर। वायर फास्टनर कैसे होता है, ये अगर कोई भी एक बेल्ट है, सोच लिया अगर बेल्ट है, ठीक है, तो बेल्ट का दोनों एंड है, तो दोनों एंड को हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, एक एंड है एक एंड है, तो हम लोग ऐसे वायर टाइप हम लोग देके ज्वाइन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वायर बेल्ट फास्टनर बोलते हैं। तो वायर टाइप इस टाइप का रहता है, वायर देखे हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं वायर बेल्ट फास्टनर। ये होता है लाइट ड्यूटी पर्पस के लिए यूज होता है, लाइट ड्यूटी मतलब हेवी ड्यूटी के लिए यूज नहीं होता। क्वेश्चन में बोला हेवी ड्यूटी पर्पस के लिए कौन सा यूज होता है। इसका बाद बोला जैक्सन बेल्ट फास्टनर। तो जैक्सन बेल्ट फास्टनर कैसे होता है, अगर दोनों बेल्ट ऐसे रहेगा, दोनों बेल्ट का अगर एंड ऐसे रहेगा, तो जैक्सन जो होता है, जैक्सन इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो ए टाइप का जो फास्टनर होता है, फिर ऐसे होते रहेगा, बेल्ट जितना थिकनेस होगा, तो इस टाइप का एक फास्टनर जो यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जैक्सन बेल्ट फास्टनर बोलता है। ठीक है, और क्रिसेंट में क्या होता है, क्रिसेंट में सेम होता है, लेकिन इन दोनों फिर से जोड़ जाता है, मतलब इन दोनों एक एक पार्ट होता है, एक हो गया, सोच लो बेल्ट का थिकनेस इतना लंबा है, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर और ऐसे यूज करेंगे, फिर इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो फास्टनर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिसेंट टाइप फास्टनर। ठीक है, तो इसका बाद आता है लगरेला टाइप बेल्ट फास्टनर। तो लगरेला टाइप बेल्ट फास्टनर जो होता है, तो ये होता है हेवी ड्यूटी पर्पस के लिए यूज होता है। तो अगर सोच लो ऐसे अगर कोई भी दो, नॉर्मली हम एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे अगर कोई भी दो बेल्ट है, ठीक है, दो बेल्ट है, तो इसका अगर ज्वाइनिंग करना पड़ता है, सोच लो ऐसे अगर ज्वाइनिंग करना पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर भी सोच लो दो मतलब बेल्ट का दो एंड है, तो इन दोनों को ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लंबा रॉड जैसा रहता है और इसका हुक जैसा रहता है, इस टाइप का रहता है, तो इसको बोलते हैं लैग्रेला टाइप बेल्ट फास्टनर। तो ये यूज करके हम लोग दोनों बेल्ट का एंड को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बाद तो हम लोग इसमें फीड कर सकते हैं, पुली में फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेल्ट फास्टनर। तो हेवी ड्यूटी पर्पस के लिए ओनली यूज होता है लैग्रेला बेल्ट फास्टनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच टाइप ऑफ ब्रास सीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल की सीट की उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ब्रश सीट यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ट्रिज, CARTDRIDG, कार्ट्रिज ब्रश यूज होता है। तो इसमें कितना परसेंटेज ब्रास जब भी बोला है, मतलब क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा कॉपर रहेगा और जिंक रहेगा, तो कितना कितना परसेंटेज रहता है, आप लोग आंसर दे दीजिए। तो इसमें रहता है 70% और 30%। ठीक है, 70% रहता है कॉपर और 30% रहता है जिंक। तो कार्ट्रिज ब्रश कहां पे यूज होता है, ये जो ब्रश होता है ये बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है, ब्रश का तो भाग रहता है, जैसे कार्ट्रिज ब्रश, नवल ब्रश और मांझ मेटाल जिसको बोलता है, तो ये सभी में से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है, तो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है कार्ट्रिज ब्रश। तो एक क्यों यूज होता है, डीप ड्राइंग के लिए। तो ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, ड्राइंग प्रोसेस होता है एक फॉर्मिंग प्रोसेस। जैसे हम लोग कोई भी फ्लैट सीट मेटल ब्लैंक रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, काप शेप जॉब में बदल देते हैं। काप शेप मतलब ऐसे यू शेप जॉब में हम लोग बदल सकते हैं। तो डीप ड्राइंग के लिए क्या यूज होता है, कार्ट्रिज ब्रश यूज होता है। कार्ट्रिज मतलब क्या, जैसे वेपन्स होता है, बोमा होता है, तो ये सब बनाने के लिए ये जो होता है ये ब्रश यूज होता है। ओके, तो दोनों काम होता है। एक इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये ज्यादातर जगह में गोला बारूद या वेपन्स बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसका नाम है कार्ट्रिज ब्रश। ओके, इसमें रहता है 70% कॉपर, 30% रहता है ब्रश। ओके, डीप ड्राइंग पर्पस के लिए यूज होता है। ड्राइंग प्रोसेस क्या है, यू शेप जो जॉब बनाते हैं उसको ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं। कभी कभी आता है कि यू शेप जॉब बनाता है, शेप ऑफ जॉब क्या होता है, यू शेप, तो कौन सा प्रोसेस में होता है, डीप ड्राइंग प्रोसेस में होता है। ओके, इसका बाद बोला है स्टैंडर्ड ब्रश। स्टैंडर्ड ब्रश में क्या होता है, स्टैंडर्ड ब्रश में रहता है 65% कॉपर, 35% रहता है जिंक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ब्रश हम लोग कहां पे यूज करते हैं, ऑल इंजीनियरिंग पर्पस, मतलब जनरली जो भी इंजीनियरिंग पर्पस होता है उधर हम लोग यूज करते हैं। जो स्टैंडर्ड ब्रश है, स्टैंडर्ड ब्रश हम लोग यूज करते हैं। तो इसका जो कार्ट्रिज ब्रश होता है सबसे ज्यादा महंगा होता है, इससे कम महंगा कौन होता है, ये होता है स्टैंडर्ड ब्रश होता है। ठीक है, और इससे कम डक्टाइल भी होता है। ओके, ये सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। ओके,
और एक क्वेश्चन आता है, बोलते हैं मांच मेटल, MUNTZ, मांच मेटल तो कैसे बनता है? ये भी होता है एक टाइप का ब्रास। तो कैसे बनता है? कॉपर कितना रहता है और जिंक कितना रहता है? इसमें 60% कॉपर 40% जिंक रहता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को जानना चाहिए। ये कहाँ पे यूज होता है? ये कोल्ड पर्पस के लिए यूज नहीं होता, कोई भी कोल्ड पर्पस के लिए यूज नहीं होता, ये हॉट पर्पस के लिए, मतलब हॉट वर्किंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो कहाँ पे यूज होता है? जैसे हॉट स्टैंपिंग प्रोसेस होता है। स्टैंपिंग प्रोसेस क्या होता है? जो कॉइन्स हम लोग बनाते हैं, कॉइन्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है जो कॉइन्स हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कौन सा प्रोसेस में बनाते हैं? स्टैंपिंग प्रोसेस हम लोग बनाते हैं। तो हॉट स्टैंपिंग प्रोसेस के लिए कौन सा ब्रास यूज होता है? मांच मेटल यूज होता है। ओके, और कभी कभी आता है एक्सट्रूशन प्रोसेस के लिए, तो एक्सट्रूशन प्रोसेस के लिए मांच मेटल यूज होता है। ओके, इसका बाद आता है, बोला जो नावल ब्रास। तो नावल ब्रास क्या हो जाता है? नावल ब्रास होता है ये जो मांच मेटल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक वर्चुअल मांच ब्रास बोल सकते हैं, या मांच मेटल हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है 60% कॉपर और 40% रहता है जिंक। तो इसमें जो बोला है क्या, नावल ब्रास, तो नावल ब्रास में क्या रहता है? 62% रहता है कॉपर। ओके, और इसका बाद रहता है 37% रहता है जिंक और 1% रहता है टीन। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन आप लोग को याद रहना चाहिए, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो मेटल होता है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैकेनिकल वालों के लिए। तो इसमें क्या क्या रहता है? नावल ब्रास में 62% रहता है कॉपर, 37% रहता है जिंक और टीन रहता है 1%। टीन हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट कोरोजन रेजिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट वाटर। जो सॉल्ट वाटर होता है, नमक वाला वाटर होता है, पानी होता है, तो उसका मतलब उपस्थिति में तो किसका हिसाब से काम करता है? एंटी कोरोजन रेजिस्टेंस का हिसाब से काम करता है, या कोरोजन रेजिस्टेंस का हिसाब से काम करता है। ठीक है, एंटी कोरोजन नहीं, कोरोजन रेजिस्टेंस का हिसाब से काम करता है। मतलब इसमें सॉल्ट वाटर इधर रहेगा फिर भी इसमें जंग नहीं लगेगा। ओके, तो इसमें और क्या बचता है? बेसिक ब्रास। तो बेसिक ब्रास में क्या 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 कॉम्पोजिशन होता है? आप लोग आंसर दे दीजिए। कॉपर कितना परसेंटेज रहता है? जिंक कितना परसेंटेज रहता है? तो कॉपर एंड जिंक, तो इसमें रहता है 63% और 37%। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को जानना चाहिए। बेसिक जो ब्रास होता है इसमें रहता है 63% कॉपर, 37% रहता है ब्रास। तो एक जनरली किस पर्पस के लिए यूज होता है? जनरली जो नॉर्मल जो बेसिक जो फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है उसमें ये यूज होता है, बेसिक ब्रास यूज होता है। ज्यादातर जगह में ये यूज नहीं होता, ज्यादातर जगह में यूज होता है स्टैंडर्ड ब्रास। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ब्रास में क्या क्या रहता है? 65-35% रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हिच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल गॉट एक्सेलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी। किस प्रकार की कास्ट धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ब्रॉन्ज मेटल में एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी रहता है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता है, तो कौन सा ब्रॉन्ज मेटल में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, PHOS, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ठीक है, तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जनरली किस पर्पस के लिए यूज होता है? बियरिंग का बूस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जनरली जानते हैं बियरिंग का जो बूस्ट होता है, तो बियरिंग का बूस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉस्फोर ब्रॉन्ज यूज करते हैं। ओके, और एक जगह में हम लोग जनरली फॉस्फोर ब्रॉन्ज को यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्म व्हील बनाने के लिए। तो वर्म व्हील बनाने के लिए हम लोग फॉस्फोर ब्रॉन्ज को यूज करते हैं। तो वर्म शाफ्ट और वर्म व्हील का काम क्या होता है? मोशन को 90 डिग्री में ट्रांसफर करता है, 90 डिग्री एंगल में मोशन को ट्रांसफर करता है, और स्पीड रिडक्शन पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, ये चीज आप लोगों को जानना चाहिए। और इंडेक्स रेशियो क्या होता है? वर्म शाफ्ट एंड वर्म व्हील में इंडेक्स रेशियो होता है 40:1 होता है। ओके, तो एक क्लास में जितना ज्यादा हो सके, आप देख सकते हैं आज भी 15 क्वेश्चन शायद रहेगा, लेकिन 15 क्वेश्चन का जगह जब डिस्कस कर रहा हूं एटलीस्ट आप लोग का 100 से ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि लीडेड गान मेटल में कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है? हम लोग तो जानते हैं गान मेटल का कॉम्पोजिशन क्या होता है? 88% रहता है कॉपर, 2% रहता है जिंक और 10% रहता है टीन। ठीक है, लेकिन जो लीडेड गान मेटल होता है, मतलब इसमें लीड रहेगा, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा तब कॉम्पोजिशन? 85 हो जाएगा कॉपर, बाकी 5-5 करके रहेगा। 5-5 करके क्या क्या रहेगा? टीन, जिंक एंड लीड रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि रेड ब्रास किसको बोलता है? रेड ब्रास, RED, रेड ब्रास किसको बोलता है? तो लीडेड गान मेटल को क्या बोलता है? रेड ब्रास बोलता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। रेड ब्रास किसको बोलते हैं? लीडेड गान मेटल को बोलता है रेड ब्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकेल। निकेल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? गलनांक क्या होता है? तो निकेल का बोला है
तो निकल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो निकल के बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए कि हार्ड मेटल होता है, हार्ड मेटल होता है और इट इज रेजिस्टेंस टू मेनी एसिड, बहुत सारा एसिड रहता है जिसका वो रेजिस्टेंस प्रतिरोध करता है। ठीक है, और 36% निकेल अगर रहेगा, 36% अगर निकेल रहेगा स्टील में तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनवर्स स्टील, इनवर्स स्टील। तो इनवर्स स्टील जनरली कहां पे यूज होता है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम लोग को एक क्वेश्चन आता है, व्हाई निकेल इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए निकेल हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट हैज लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट हैज लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब हीट देने से बहुत ही कम बढ़ता है। बाकी मेटल क्या होता है, हीट देने से थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें बहुत बहुत कम बढ़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम लोग निकेल को यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हम लोग निकेल को यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग निकेल को यूज करते हैं। ठीक है, जो निकेल स्टील होता है, ये तो इनवर्स स्टील का बात कर दिया मैं, निकेल स्टील जो होता है उसमें कितना परसेंटेज निकेल रहता है, अप्रोक्स 20% से 50% निकेल रहता है। ठीक है, और निकेल का जो सिंबल होता है Na होता है, ये भी चीज आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हाट मेटल इज यूज्ड टू मेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक प्लाउज एंड ब्लेड्स। किसी उपकरण जैसे हाल और ब्लेड को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट क्या क्या होता है, प्लाव एंड ब्लेड, तो ये बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैंगानीज स्टील यूज करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैंगानीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये होता है 1246 डिग्री सेंटीग्रेड, 1246 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो कभी कभी बोलते हैं आयरन है, तो आयरन में अगर हम लोग मैंगानीज को ऐड करते हैं, एमएन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसमें इसका जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, और कूलिंग रेट जो होता है, जो कूल मतलब कितना जल्दी हो सके, तो कूलिंग रेट क्या होता है, कूलिंग रेट घट जाता है। तो ये चीज आप लोग को जानना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है, जब भी हम लोग कोई भी आयरन में मैंगनीज को ऐड करते हैं तब क्या होता है, कूलिंग रेट बढ़ेगा क्या घटेगा, तो कूलिंग रेट डिक्रीज होता है, घटता है। अगर बोलता है हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्या घटेगा, हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक प्लाव ब्लेड्स बनाने के लिए हम लोग मैंगनीज स्टील यूज करते हैं, तो उसमें कितना परसेंटेज मैंगनीज रहता है, 14% मैंगनीज रहता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को जानना चाहिए कि कितना परसेंटेज मैंगनीज रहता है। और एक क्वेश्चन आता है कि मैंगनीज स्टील हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो आउटर सरफेस को हार्ड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैंगनीज स्टील। ठीक है, कोई भी जॉब है उसका आउटर सरफेस को हम लोग हार्ड बनाने के लिए, आउटर सरफेस हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं ना, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग करते हैं। केस हार्डनिंग क्या, कौन सा मटेरियल के लिए करते हैं, लो कार्बन स्टील के लिए करते हैं, LCS के लिए करता है, या माइल्ड स्टील आप लोग बोल सकते हैं। तो उसका आउटर सरफेस को क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, और जो इनर सरफेस होता है, कोर जो रहता है, कोर तो सॉफ्ट रहता है, कोर सॉफ्ट रहता है इसीलिए वो टफ भी रहता है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं केस हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंगनीज स्टील यूज करके भी हम लोग आउटर सरफेस को हार्ड बना सकते हैं। कोई भी अगर नरम, अगर लो कार्बन स्टील ही अगर होगा तो उसका आउटर सरफेस को हम लोग हार्ड बना सकते हैं, और इनर सरफेस जैसे कोर जैसे सॉफ्ट रहेगा, टफ रहेगा, वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि मैंगनीज स्टील को हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो आउटर सरफेस को हार्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, और जो अंदर वाला पोर्शन होता है, कोर जो होता है, कोर सॉफ्ट और टफ रह जाता है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए पूरा डिटेल्स में बता दिया हूं। इसका बाद बोला है, व्हिच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोशन ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटक के क्षरण के रोकने के लिए किस धातु की पाउडर की उपयोग कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है। तो कैलोराइजिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए कैलोराइजिंग प्रोसेस। तो बोर्ड इरेज करने के बाद मैं आप लोग को समझा देता हूं। क्वेश्चन में बोला है कैलोराइजिंग प्रोसेस में कौन सा मेटल पाउडर यूज होता है, तो ये जानने के लिए कैलोराइजिंग प्रोसेस का बारे में जानना पड़ेगा। तो कैलोराइजिंग प्रोसेस होता है सेरेडाइजिंग प्रोसेस का जैसा होता है। तो सेरेडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। तो क्या बोला, सेरेडाइजिंग, सेरेडाइजिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है,
इसमें जिंक का हम लोग कोटिंग देते हैं, ठीक है, जिंक का हम लोग कोटिंग देते हैं। और कैलोराइजिंग जो होता है, कैलोराइजिंग जो होता है उसमें हम लोग किसका कोटिंग देते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर का, ठीक है, ये आप लोग सबसे पहले जान लीजिए। और क्रोमाइजिंग अगर बोलेगा, CROMI, ये से क्रोमाइजिंग अगर बोलेगा तो क्रोमियम रिच सरफेस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये तीन चीज आप लोग जान लीजिए, इधर से क्वेश्चन आता है, सभी का डाउट होता है। तो सेरेडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, कोई भी वर्क पीस को अगर हम लोग सेरेडाइजिंग प्रोसेस करना चाहते हैं, मतलब क्या, जिंक का कोटिंग हम लोग देते हैं। तो एक तो होता है गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, वो तो कल के क्लास में मैं डिस्कस कर दिया हूं। तो इधर बोला है सेरेडाइजिंग प्रोसेस में जिंक का हम लोग कोटिंग देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक वर्क पीस है, सोच लो ऐसा अगर कोई भी वर्क पीस है, वर्क पीस में इसमें क्या रहता है, इसका आउटर सरफेस में जंग, डार्ट वगैरह, गंदगी वगैरह रहता है। तो इस जो केरोसिन रास्ट जो भी रहता है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, काल का क्लास जो भी देखा है वो सभी स्टूडेंट जानते हैं, सबसे पहले पिकलिंग करना पड़ेगा। तो पिकलिंग हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी एक जार है, सोच लो जार में क्या है, हॉट सल्फ्यूरिक अगर एसिड रहेगा, तो हॉट सल्फ्यूरिक एसिड का अंदर ये वर्कपीस को लेके जाना पड़ेगा और इमर्स कर देना पड़ेगा, डुबाना पड़ेगा। तो उसका बाद क्या हो जाएगा, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड का वजह से इसका सरफेस, आउटर सरफेस में जो भी गंदगी रहेगा, डार्ट रहेगा, कोरोसिन या जो भी डस्ट रहेगा, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो आउटर सरफेस ऑलमोस्ट क्लीन हो जाता है। उसका बाद क्या करना पड़ता है, एक रोटेटिंग बैरल रहता है, स्टील बैरल रहता है, स्टील का एक बैरल रहता है, तो घूमते रहता है, मतलब वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। तो उसका अंदर क्या रहता है, उसका अंदर रहता है जिंक रहता है। सेरेडाइजिंग प्रोसेस का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बैरल है, स्टील बैरल है, तो रोटेटिंग मतलब घूमते रहता है, मतलब ऑलवेज घूमेगा। तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, सोच लो कुछ भी है तो ये भी ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। तो इस बैरल में क्या करना पड़ेगा, एक पिकलिंग करने के बाद ये जो वर्कपीस होगा इधर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अंदर जिंक रहेगा, तो बैरल के अंदर ये भी घूमते रहेगा, ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो घूमने के बाद क्या हो जाएगा, जब जिंक रहेगा तो जिंक भी इसके ऊपर डिफ्यूज हो जाएगा। जिंक भी सरफेस का ऊपर, ये जो आयरन है या जो भी वर्कपीस, इसका ऊपर डिफ्यूज हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर रहना पड़ेगा, क्यों बैठेगा, इसका जो टेम्परेचर रहना पड़ेगा 370 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना पड़ेगा। 370 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तभी ये आयरन का या वर्कपीस का ऊपर जिंक डिफ्यूज होगा, नहीं तो कभी नहीं होता। अगर नॉर्मल ये टेम्परेचर नहीं रहता, हीट अगर नहीं देता, तो क्या होता है, वो ऐसे घूमते रहता, आयरन भी घूमता है, ये वर्कपीस भी घूमते रहता है और जिंक पाउडर भी घूमते रहता है। लेकिन हीट देना पड़ता है, उसका बाद जिंक इसका ऊपर, वर्कपीस का ऊपर डिफ्यूज हो जाता है और इसका ऊपर एक कोटिंग बना देते हैं। ये सोच लो एक जॉब है, उसके ऊपर जिंक का एक कोटिंग बन गया है, ठीक है। तो कोटिंग का टाइम किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जो कोटिंग बनेगा इसका टाइम किसका ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द कोटिंग, कितना mm कोटिंग चाहिए, 2 mm चाहिए या 5 mm चाहिए, उसका ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम पीरियड फॉर कोटिंग किसका ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द कोटिंग। तो कोटिंग का थिकनेस कितना चाहिए उसका ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका बाद जिंक बैठ जाएगा, तो जिंक बैठने के बाद एक जिंक डिफ्यूज वाला सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जिंक लेयर का एक सरफेस बने, उसको बोलते हैं सेरेडाइजिंग प्रोसेस। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है जो कैलोराइजिंग प्रोसेस होता है, उसमें भी सेम पिकलिंग करना पड़ता है। उसका बाद ये जो रोटेटिंग बैरल रहता है, इसमें कौन सा पाउडर रहता है, इसमें रहता है एल्यूमिनियम पाउडर। तो एल्यूमिनियम पाउडर इधर रहता है और इधर रहने के बाद क्या पड़ेगा, ये भी ऐसे रोटेटिंग बैरल में घूमते रहेगा और टेम्परेचर जो होगा सेरेडाइजिंग प्रोसेस से ज्यादा होना चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 850 डिग्री से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होना पड़ेगा। हायर टेम्परेचर एंड हायर ह्यूमिडिटी होना पड़ेगा, नहीं तो ये डिफ्यूज नहीं होगा। तो जब ये हायर टेम्परेचर और हायर ह्यूमिडिटी होगा तब क्या हो जाएगा, ये जो वर्कपीस होगा इसके ऊपर एल्यूमिनियम पाउडर डिफ्यूज हो जाएगा और एक एल्यूमिनियम रिच सरफेस बना देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलता है, कैलोराइजिंग प्रोसेस बोलता है, ठीक है। तो कैलोराइजिंग प्रोसेस में हम लोग कौन सा पाउडर यूज करते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज यूज करने का उद्देश्य क्या होता है। तो आज जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं या बोर्ड में मैं जो भी डिस्कस करता हूं, हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक समझ में आता है। एक एक दिन में एक एक टॉपिक, क्या 2-3 टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूं, जैसे लैपिंग, पार्ट ट्रांसमिशन, अभी जो मेटल का चैप्टर है, तो धीरे धीरे सब कुछ मैं कंप्लीट करा सकता हूं। लेकिन ये जो बोर्ड है मेरे घर पे है, मैं जहां पे क्वार्टर में रहता हूं उधर उतना भी मतलब अच्छा कंडीशन नहीं कि बोर्ड लेके जाऊं। तो क्योंकि वो रोड का क्या मतलब पास में मेरा रूम है, इसलिए इतना ज्यादा आवाज आता है कि उधर मैं वीडियो बना भी नहीं पाता हूँ। तो घर आके बोर्ड में वीडियो बनाता हूँ। बाकी टाइम क्या होता है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में पढ़ाता हूँ, छोटा सा स्क्रीन होता है उसके अंदर आप लोग को समझाना पड़ता है, तो इतना कुछ तो समझाना पॉसिबल नहीं होता है।
तो तब हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है उसका मीनिंग आप लोगों को समझा देते हैं और 2-4 रिलेटेड पॉइंट भी बता देते हैं। तो अभी बोर्ड है इसलिए एक एक टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो जब जैसा मौका रहेगा मैं वैसे आप लोग को पढ़ाता रहूंगा। तो सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा गर्मी है, हम लोग इधर बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे सकूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देके हम आंसर बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेज, स्ट्रेटेज यूज करने का पर्पस क्या है, ये भी हम बता सकता हूं। इसका बाद लैपिंग क्या है, लैपिंग एक सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन बता सकता हूं, लेकिन इसका रिलेटेड अगर बता देते तो और भी क्वेश्चन हम लोग को कवर हो जाए। इस टाइप का मैं डिस्कशन करता हूं, तो जब जैसा मौका रहेगा आप लोग को मैं समझा दूंगा और क्लास ऐसे चलते रहेगा अगर आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट करेंगे तो आज का बोला स्ट्रेटेज का पर्पस क्या होता है, तो स्ट्रेटेज किस टाइप का देखने में होता है, तो इस टाइप का एक स्ट्रेटेज होता है, ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रेटेज होता है। तो इस स्ट्रेटेज में क्या होता है, कोई भी जॉब अगर रहता है तो हम लोग जब भी जॉब बनाते हैं, जो फाइलिंग फिटिंग वाला जॉब होता है, तो उसका स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए, वो टोटली स्ट्रेट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ये जो जॉब है, सोच लो जॉब है, ठीक है, ऐसा का जॉब है, तो ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग देखते हैं जो सरफेस है टोटली स्ट्रेट है कि नहीं, स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रेटेज यूज करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ट्राई स्क्वायर ब्लेड भी हम लोग यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड भी हम लोग यूज करते हैं कि स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए। तो कभी कभी जब क्वेश्चन आता है स्ट्रेटेज का पर्पस क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्टिंग पैरालिज्म लिख देते हैं, पैरालिज्म। तो टेस्टिंग पैरालिज्म चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रेटेज नहीं यूज करते, हम लोग यूज करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर, हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी स्ट्रेटेज का बात करेगा तो स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कभी कभी स्ट्रेटेज नहीं रहेगा तो ट्रांसफर का अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर और क्या काम करता है, कोई भी जॉब राइट एंगल में है कि नहीं वो चेक करते हैं, ओके। तो ये भी चीज आप लोग को जानना चाहिए। और कभी कभी बोलता है जो ट्रांसफर बनता है, तो ट्रांसफर के बीच में एक छोटा सा नॉच रहता है, मतलब इस टाइप का गैप रहता है, तो ये क्यों रहता है, तो ये रहने का कारण क्या होता है, क्योंकि ये जो कोई भी जॉब का अगर हम लोग 90 डिग्री को चेक करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये अगर इधर रहेगा तो टोटली हम लोग 90 डिग्री को चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये पोर्शन को अंदर थोड़ा सा डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा चल जाएगा तो टोटली 90 डिग्री हम लोग इसको अच्छा से चेक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। ये भी मतलब प्रॉपर सिटिंग ऑफ द जॉब ऑप्शन में रहेगा, तो ये आप लोग को लिखना पड़ेगा, ओके। इसका बाद बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एलॉय ऑफ लीड टिन कॉपर एंटीमोनी, लीड टिन कॉपर एंटीमोनी देखिए जो एलॉय बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेबिट मेटल, बेबिट मेटल, ठीक है। तो ये होता है एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग मटेरियल, ठीक है। तो बियरिंग बनाने के लिए हम लोग बेबिट मेटल का इस्तेमाल करते हैं, तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग मटेरियल होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है जिसका जितना जरूरत होता है समझाने का मैं उतना आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। बोला है व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल का कलर क्या होता है, तो ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हैं व्हाइट भी बोल सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं व्हाइट इज ग्रे भी आप लोग बोल सकते हैं। कभी भी आप लोग ये मत बोलना कि सिल्वर व्हाइट, सिल्वर व्हाइट नहीं कलर, ये कलर नहीं होता, व्हाइट या व्हाइट इज ग्रे कलर होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को जानना चाहिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 660 भी आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो 659 डिग्री सेंटीग्रेड भी आप लोग बोल सकते हैं, ऑप्शन का हिसाब से डिपेंड करता है। और एक क्वेश्चन होता है कि इसको हम लोग एयरक्राफ्ट पर्पस के लिए क्यों यूज करते हैं, मतलब एरोप्लेन वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लाइटनेस, लाइटनेस होता है मतलब बहुत ज्यादा हल्का होता है, इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का और क्या होता है, मतलब आयस क्या होता है, जहां से हम लोग एल्यूमिनियम को निष्कासित करते हैं तो हो जाता है बॉक्साइट, BAUXIT बॉक्साइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इधर से आप लोग 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एयरक्राफ्ट पर्पस के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका बाद इसका कलर, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, इसका और क्या होता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच टाइप ऑफ बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। तो सबसे पहले जानना चाहिए जिग का पर्पस क्या होता है। कोई भी जॉब जो रहता है तो उसमें अगर ड्रिलिंग करना पड़ता या टैपिंग करना पड़ता तो हम लोग क्या करते हैं, जॉब को होल्ड करने के लिए, ओके, जॉब को लोकेटिंग करने के लिए, ओके, और जॉब को पोजीशन करने के लिए हम लोग जिग यूज करते हैं, और टूल को गाइड भी करता है जिग, ठीक है। तो जिग अगर रहेगा, जो भी ड्रिल जिग सोच लो, तो उसमें क्या करता है, तो उसमें जॉब को होल्ड भी करता है, पोजीशन भी करता है, लोकेटिंग भी करता है कि हाँ इधर ड्रिल करना पड़ेगा, और क्या करता है, टूल को गाइड भी करता है,
ठीक है, ये काम होता है जिग का। तो इसमें जो कौन सा टाइप ऑफ बूस्ट यूज होता है जहां पे मोर देन वन ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं? तो जो रिन्यूएबल बूस्ट होता है, रिन्यूएबल बूस्ट होता है, एक्चुअली बूस्ट थ्री टाइप्स का होता है, आप लोगों को जानना चाहिए। लाइनर बूस्ट होता है, ओके, रिन्यूएबल बूस्ट होता है, और होता है प्रेस फिटेड बूस्ट, प्रेस फिटेड बूस्ट होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को जानना चाहिए। तो रिन्यूएबल बूस्ट का बात किया है, तो रिन्यूएबल बूस्ट होता है दो टाइप्स का, एक होता है स्लीप बूस्ट, ओके, और 2 नंबर का होता है फिक्स्ड बूस्ट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्लीप रिन्यूएबल बूस्ट और फिक्स्ड रिन्यूएबल बूस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो फिक्स्ड रिन्यूएबल बूस्ट में क्या होता है, एक ही ऑपरेशन होता है, ये जो बूस्ट होता है इसमें एक ही ऑपरेशन होता है। अगर आप लोग वो बूस्ट में ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें ड्रिलिंग ही होगा, ओके, इसको बोलते हैं फिक्स्ड रिन्यूएबल बूस्ट, मतलब इसमें वन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और जो स्लीप रिन्यूएबल बूस्ट होता है इसमें क्या होता है, इसमें मोर देन वन ऑपरेशन, मतलब ये जो बूस्ट होता है इधर हम लोग टैपिंग भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, रिमिंग भी कर सकते हैं, ओके। तो जो बूस्ट में मोर देन वन ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्लीप रिन्यूएबल बूस्ट या स्लीप बूस्ट बोल सकते हैं, ओके। और एक क्वेश्चन आता है, बोलता है कि लाइनर बूस्ट कहां पे यूज होता है, या लाइनर बूस्ट का काम क्या होता है? लाइनर बूस्ट प्रोवाइड हार्ड एंड होल प्रोवाइड करता है जहां पे रिन्यूएबल बूस्ट फिक्स होता है। तो आप लोग को फिर से जानना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बूस्ट एक हार्ड एंड होल प्रोवाइड करता है जहां पे रिन्यूएबल बूस्ट फिक्स होता है? तो कौन सा बूस्ट होता है? लाइनर बूस्ट होता है। तो लाइनर बूस्ट प्रोवाइड से हार्ड एंड होल टू फिक्स द रिन्यूएबल बूस्ट, ओके, ये चीज आप लोगों को जानना चाहिए। और प्रेस फिटेड बूस्ट कहां पे यूज होता है? जहां पे फ्रीक्वेंट प्रेस फिटेड बूस्ट होता है, एक होता है हेड और एक होता है हेडलेस होता है, ठीक है। तो प्रेस फिटेड बूस्ट टू टाइप्स का होता है, एक होता है हेड और एक होता है हेडलेस। तो कहां पे यूज होता है? जहां पे फ्रीक्वेंट रिमूवल ऑफ बूस्ट इज नॉट एंटीसिपेटेड, मतलब जहां पे मतलब कभी कभी मतलब अभी खोलना पड़ता, अभी लगाना पड़ता, अभी खोलना पड़ता, मतलब जल्दी जल्दी खोलना या लगाना पड़ता है, जहां पे जरूरत नहीं पड़ता उधर हम लोग यूज करते हैं प्रेस फिटेड बूस्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। जो भी बता रहा हूं इधर से क्वेश्चन आएगा, आप लोग ध्यान से क्लास को करते रहना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच टाइप ऑफ फिक्सर इज यूज्ड फॉर मैशिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस। तो सबसे पहले जानना चाहिए फिक्सर का काम क्या होता है, जिग का काम क्या होता है, आप लोग आंसर दे दीजिए। जिग कोई भी जॉब को होल्ड करता है, लोकेटिंग करता है, क्लैंपिंग करता है, पोजीशनिंग करता है, जो भी होता है, और टूल को गाइड भी करता है। लेकिन फिक्सर का काम सेम टू सेम जिग का जैसा होता है, लेकिन वो टूल को गाइड नहीं करता, टूल को गाइड नहीं करता, ठीक है। वो बाकी सब कुछ करता है, जॉब को होल्ड करता, क्लैंपिंग करता, पोजिशन करता, सपोर्ट करता, सब कुछ करता है, ठीक है। तो बोला कौन सा फिक्सर यूज फॉर मैशिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस, मतलब कौन सा एक फिक्सर होगा जो इवनली स्पेस्ड सरफेस है उधर काम करने के लिए या मैशिंग करने के लिए यूज होता है। तो जब भी इवनली स्पेस बोलेगा, इवनली स्पेस अगर जब भी बोलेगा, मिलिंग का भी बात करेगा, कौन सा मिलिंग में होता है? इवनली स्पेस होता है तो इंडेक्सिंग होता है, ठीक है, इंडेक्सिंग होता है। तो इधर भी हो जाएगा, जब भी इवनली स्पेस वर्ड रहेगा तो इवनली स्पेस और सरफेस में ऑपरेशन करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं फिक्सर? तो इंडेक्सिंग फिक्सर यूज करते हैं हम लोग, इंडेक्सिंग फिक्सर। जब भी बोलेगा इवनली स्पेस मतलब समान स्पेस है, समान गैप है, तो जब भी बोलेगा ये बस जब भी आएगा तब आप लोग इंडेक्सिंग, जब भी ऑप्शन में रहेगा तो इंडेक्सिंग को आप लोग सिलेक्ट कर लेना। तो कौन सा फिक्सर हो जाएगा? इंडेक्सिंग फिक्सर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप्स प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में दिया गया ग्रुप्स का उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले एक ड्राइंग हम बना लेते हैं। ड्राइंग उतना अच्छा मेरे को आता नहीं है, फिर भी हम बना लेते हैं ड्राइंग जितना भी हो सके, ठीक है। एक वी ब्लॉक है, तो वी ब्लॉक में इस टाइप का ग्रुप रहता है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं लेवल। एक चीज आप लोग को जानना चाहिए, तो इसको क्या बोलता है, ये कौन सा वी ब्लॉक होता है? क्वेश्चन आ सकता है, ये होता है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। आप लोग पूरा चीज को देख लीजिए, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, ठीक है। अगर ऐसा देता ऐसा देता तो ये वी ब्लॉक का नाम क्या हो जाता? ये आप देख सकते हैं, लेवल क्या सिंगल है, ओके, इसका जैसे है, और कितना ग्रुप है? एक दो, मतलब दो ग्रुप है, ठीक है। तो क्या हो जाता? सिंगल लेवल
डबल ग्रुप हो जाता। ठीक है, इसका अगर बात बोलता तो ऐसे हो जाता कि डबल लेवल जब भी बोलेगा तब क्या हो जाएगा, डबल मतलब इधर भी हो जाएगा, तो डबल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप रहता है, तो ग्रुप होने का पर्पस क्या होता है, ग्रुप होने का पर्पस होता है टू एकोमोडेटिंग, आप देख सकते इधर दिया है एकोमोडेटिंग द क्लैंप, तो क्लैंप एकोमोडेट करता है। तो कौन सा क्लैंप एकोमोडेट करता है, जब भी हम लोग सिलिंड्रिकल जॉब को इधर हम लोग होल्ड करते हैं, तो कौन सा क्लैंप का मतलब हम लोग वी ब्लॉक में सिलिंड्रिकल जॉब को होल्ड करते हैं, तो कौन सा क्लैंप होता है, यू क्लैंप होता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग को जानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकोमोडेटिंग द क्लैंप। तो क्लैंप को सहायता देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग वी ब्लॉक में ग्रुप देते हैं। फिर से आप लोगों को मैं समझा देता हूं, एक वी ब्लॉक है, तो इसमें राउंड जॉब अगर हम लोग होल्ड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक यू क्लैंप की मदद से ये जॉब को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू क्लैंप को कहां पे सपोर्ट देते हैं, जो ग्रुप रहता है ग्रुप में यू क्लैंप को सपोर्ट देते हैं वी ब्लॉक। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल फ्लाइंग इनटू योर आईज यू शुड वेयर, अगर काम करते टाइम कोई भी मटेरियल फ्लाइंग होके उड़ के अगर आप लोग का आंख में जाके चोट लग सकता है, तो इस टाइप का संभावना आप लोग को क्या चीज यूज करना चाहिए, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग काम करते हैं तो कोई भी चीज अगर फ्लाई होकर अगर आप लोग को आंख में लग सकता है, तब आप लोग को क्या यूज करना चाहिए, जैसे हम लोग जानते हैं वेल्डिंग करते टाइम हम लोग क्या यूज करना चाहिए, डार्क स्क्रीन ग्लास यूज करना चाहिए, और ग्राइंडिंग करते टाइम क्या यूज करना चाहिए, सेफ्टी गोगल्स यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चोट अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अगर आंखों में चोट लगने का संभावना हो सकता है, तब आप लोग को क्या यूज करना चाहिए, इंपैक्ट रेजिस्टेंस गोगल्स यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इंपैक्ट रेजिस्टेंस गोगल, प्रभाव प्रतिरोधी काला चश्मा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गिव पावर फीड ड्यूरिंग काटिंग थ्रेड, तो इसमें बोला है थ्रेड काटते टाइम हम लोग किसमें पावर फीड को दे सकते हैं, तो रैक एंड पिनियन नहीं होता। रैक एंड पिनियन क्या होता है, रैक हम लोग घुमाते हैं, जैसे रोटरी मोशन में घुमाते हैं और लीनियर मोशन में आगे बढ़ता है, तो उसका वाइस वर्सा भी होता है, उल्टा भी होता है। ओके, प्लेनर मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में तो स्लॉटर और सेपर मशीन में यूज होता है, तो उसमें तो जस्ट प्लेन सरफेस बनाते हैं, स्लॉट बनाते हैं। स्प्लिट नट जो होता है, तो स्प्लिट नट क्यों यूज होता है, तो गिव पावर फीड ड्यूरिंग कटिंग थ्रेड, थ्रेड करते टाइम, चुड़िया करते टाइम उसमें हम लोग पावर फीड को दे सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल प्रोड्यूस ए होल विथ 45 डिग्री चैम्फर, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन में 45 डिग्री चैम्फर हम लोग बना सकते हैं, एक होल बनाने का साथ भी, मतलब कोई भी एक जॉब है सोच लो, तो जॉब में क्या है, हम लोग होल भी बनाया है, होल भी हम लोग बनाया है, और इसमें 45 डिग्री का हम लोग चैम्फर भी बना दिए। तो होल बनाने के साथ 45 डिग्री जो चैम्फर बनाते हैं, तो कौन सा ऑपरेशन में होता है, ये होता है स्पॉट ड्रिलिंग में। ठीक है, स्पॉट ड्रिलिंग में होता है। और बाकी अगर बात करते हैं, अगर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो ब्लाइंड होल ड्रिलिंग नहीं होता, क्योंकि इधर बोला है कि पूरा होल मतलब थ्रू आउट द लेंथ होल रहेगा। ठीक है, तो ब्लाइंड होल ड्रिलिंग नहीं होगा। इसका बाद काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग का एंगल क्या क्या होता है, 75 होता है, 80 होता है, 90 होता है, 120 होता है, इसमें 45 डिग्री नहीं होता है। सेंटर ड्रिलिंग का अगर बात करते हैं, इसमें होल भी बनाते हैं, चैम्फर भी बनाते हैं, तो 60 डिग्री का ऊपर चैम्फर बनाते हैं, लेकिन 45 डिग्री का चैम्फर बनाते हैं और होल बनाते हैं सिर्फ स्पॉट ड्रिलिंग में। तो स्पॉट ड्रिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था आज का टोटल 15 से 16 क्वेश्चन का क्लास। तो ऐसे आप लोगों को 15-16 क्वेश्चन मतलब रहेगा जब मैं बोर्ड में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसका रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूं। आप लोग देख सकते हैं 75, 80, 90, 120 डिग्री, तो 75 डिग्री काउंटर सिंकिंग कहां पे यूज होता है, रिवेटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। इसका बाद सेफ टैपिंग स्क्रू, तो 90 डिग्री क्या करता है, हेड स्क्रू एंड डिबरिंग होता है। ओके, और 120 डिग्री क्या करता है, जो हम लोग कोई भी होल में थ्रेड करते हैं, तो थ्रेड करने से पहले चैम्पर करना चाहिए, तो चैम्परिंग करने के लिए हम लोग 120 डिग्री को यूज करते हैं। और 75 तो रिवेटिंग बोल दिया, और ये होता है सेफ टैपिंग स्क्रू के लिए। तो ये चीज आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि ये भी एंगल पूछ सकते हैं कि काउंटर सिंकिंग 75 डिग्री एंगल कहां पे यूज होता है, तो ये होता है रिवेटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो रिवेटिंग करने से पहले हम लोग को 75 डिग्री का चैम्पर बनाना पड़ता है। जो काउंटर सांग रिवेट हम लोग यूज करते हैं, तो वो बना मतलब पुट करने से पहले हम लोग को ये चैम्पर करना पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप का डिस्कशन चलते रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया, अब देख सकते हैं मेरा हालत कैसा हो गया है, तो अगर मेहनत अच्छा लगे तो चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना।
और भी आगे बढ़ाता रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।